तो हमको जो आज पढ़ना है वो पढ़ना क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसमें हमारी दो ही विशेष स्थितियां हैं। पहली कौन सी है, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, और दूसरा हमारा क्या है, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। और तीसरा ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, किताब में है भी ये, ठीक है ना, लेकिन दो ही एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये और ये। अगर आना होगा तो इसी दोनों में से कोई आएगा, ठीक है ना। तो अक्षीय स्थिति का मतलब समझिए कि जब हम कोई वैद्युत द्विध्रुव लें और उसके अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वो हमारी क्या होगी, अक्षीय स्थिति, ठीक है ना। बैठो, अगर हम इसके अक्ष के अनुदिश निकालें तो हमारी क्या होगी, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति। इसको दोनों नामों से पुकारा जा सकता है, अक्षीय और अनुदैर्ध्य। कोई भी कहेगा तो समझ लेना एक ही है, समझ में आया। तो इसके अनुदिश निकालेंगे तो क्या होगा, अक्षीय स्थिति। इसके परपेंडिकुलर निकालेंगे लंबवत तो क्या होगा, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। और जब हम इसके ना तो अनुदिश निकाले ना लंबवत निकाले, किसी बिंदु पे निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, तो ये ना तो अक्षीय होगा और ना ही निरक्षीय होगा, तो ये होगा किसी भी बिंदु पर। और वैद्युत द्विध्रुव मैंने बताया था, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, अल्पतम होती है। तो ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। तो पहली कंडीशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी, अक्षीय स्थिति, ठीक है ना। पढ़ना क्या है कि कोई भी अगर वैद्युत द्विध्रुव रखा जाए तो उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम कोई आवेश रखते हैं तो उस आवेश के चारों तरफ क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस वैद्युत क्षेत्र को हम क्या करते हैं, किसी भी बिंदु पर निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई आवेश रखा जाता है उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, उसी प्रकार से जब कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है तो उसके चारों तरफ भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वो वैद्युत क्षेत्र हम तीन विशेष स्थितियों में निकालेंगे, इसमें, इसमें और इसमें। तो पहली वाली कंडीशन पे हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो माना हमारा क्या है, ए बी कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये मान लिया हमारा क्या है, ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो दो समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है तथा इन दोनों के बीच की जो अल्पतम दूरी है वो क्या है, 2l। कितना है, आपको ये सभी यल लिखो। तो इसका मध्य बिंदु मान लिया क्या है, ओ है, मध्य बिंदु क्या मान लिया, ओ है, इसका मिड पॉइंट ये मध्य बिंदु क्या है, ओ। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन क्या होगी भाई, माइनस से प्लस की दिशा के अनुदिश होती है, बताया था ना। ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, नाम दे दिया ए बी। ए बी हमारा क्या है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है, यानी प्लस और माइनस से मिलकर बना हुआ है। और इन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी क्या है, 2l है, और इसका मध्य बिंदु जो है वो क्या है, ओ है। अब इस ओ से अब जैसे इस वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो क्या होगा, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो इसके चारों तरफ जैसे वैद्युत क्षेत्र बना तो हम कहेंगे भैया यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, हर जगह पूछ रहे हैं, यहाँ बताओ वैद्युत क्षेत्र कितना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यहाँ बताओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, ऐसे हम आपसे कहने लगे। तो बोल दिया भैया चलो ठीक है, एक हम इसके अक्ष के अनुदिश r मीटर की दूरी पर एक कोई हमारा बिंदु है P, r मीटर की दूरी पर एक कोई हमारा बिंदु है P। कहाँ से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु हमारा है P। उस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। यानी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से मध्य बिंदु से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश तुरंत रख देंगे। कहीं भी अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती थी तो क्या करते थे बताओ, उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखते थे। तो इस पॉइंट P पर हम एक परीक्षण आवेश मान लो Q0 रख देंगे, समझ में आ गया। अब इस परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर क्या होगा, एक तो इस माइनस क्यू के कारण होगा और एक तो इस प्लस क्यू के कारण होगा। यहाँ पर दो चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, समझ में। माइनस क्यू के कारण यहाँ पे एक बल लग रहा होगा
और प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर एक बल लग रहा होगा। अच्छा देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो इस प्लस के कारण इस पे जो बल लग रहा होगा वो कैसे लग रहा होगा, वो प्रतिकर्षण लग रहा होगा, बाहर की तरफ एक बल लग रहा होगा। तो अगर बाहर की तरफ एक बल लग रहा होगा तो यहाँ पर इस पी पॉइंट पे इस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा। कैसे होगा, बाहर की तरफ, जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या गया, E1, किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। अच्छा माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा कैसा होगा, ये इसके डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो फोर्स लगेगा कैसे लगेगा, आकर्षण नेचर का लगेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कैसा होगा, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी, समझा। तो इस पॉइंट पी पर इस तरह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे प्रोड्यूस हो गए, एक तो E1 प्रोड्यूस हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, E2। तो यहाँ पर जो है दो वैद्युत क्षेत्र है, और जहां पर दो वैद्युत क्षेत्र कार्य करते हैं वहां पर एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र होता है, समझ गए ना। जैसे अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पे अगर दो फोर्स क्रिएट हो गए, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन से आप इधर खींच रहे हो, 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, लेकिन कितने फोर्स से जाएगा, 5 न्यूटन के फोर्स से जाएगा, क्योंकि ये 5 वाला घटाएगा, ये 10 से खींचे इधर, तो ये भी तो 5 से खींच रहा है, तो इसका मतलब 5 दोनों हो गए बराबर, तो 5 वाले से इधर जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 जो है क्या है, परिणामी है। तो यहाँ पर भी दो वैद्युत क्षेत्र है, एक तो इधर जा रहा है, एक तो इधर जा रहा है, तो इसका मतलब पी पॉइंट पे एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा। उस परिणामी वैद्युत क्षेत्र का नाम दे दे रहे क्या है, ई है। समझिए कि नहीं समझ पाए। तो इसमें जो थ्योरी लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, पहली वाली पढ़ रहे हैं, पहली वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाला, तो आप हेडिंग यही वाला डालोगे, है ना। अच्छा इसमें थ्योरी कैसे लिखेंगे, अगर थ्योरी लिखना होगा तो माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है तथा के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। मालूम किसमें रखा है, इस जो वैद्युत द्विध्रुव है हमारा के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में इसको हमने ले जाके रख दिया, यानी ऐसी जगह पे रखा जहां पर अचालक पदार्थ है, समझ में आया, ठीक है। इसी अचालक पदार्थ में ये रखा हुआ है। अब इससे वैद्युत द्विध्रुव के O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ऐसे आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा, तो हम लिख नहीं रहे, आपको लिख लीजिएगा, समझा दिया, आप अब लिख सकते हैं ना। तो अब लिखेंगे P बिंदु पर, इसके कारण P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण या माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2, और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बताओ भाई, E1 बराबर क्या होगी बताओ, कल एक फार्मूला निकाल के बताया था, E बराबर क्या है बताओ, बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये तो था, R क्या था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और ये क्या था, वो बिंदु आवेश था जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। अच्छा आवेश कितना है बताओ, आवेश का परिमाण कितना है, Q, किसके कारण निकाले हैं, प्लस Q, इसके कारण। अच्छा अब क्या लिखेंगे, बटा दूरी का वर्ग, तो दूरी कितना होगा बताओ, यही तो प्लस Q है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, देखो ये R है, इतना पूरा R है और इतना पूरा क्या है, L है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L नहीं हो जाएगा, R में से ये वाली दूरी घटा दो तो यही मिल जाएगा, ये हो जाएगा R माइनस का L, और स्क्वायर तो कर दो आप स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण पहला मान लिया, है ना। अब लिखेंगे क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कितनी हो जाएगी बताओ? E2 बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझा? माइनस हुआ प्लस हुआ? क्या माइनस हुआ भाई? इतना आर है और माइनस क्यू, अब इसके कारण निकालो, इसके कारण निकालो। तो इतना आर है, अब इतना क्या है? एल है। तो यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? आर प्लस एल नहीं होगा, माइनस किसे होगा? यहाँ पे करो माइनस रखिए। अब ये परिमाण है, ये मात्रा को शो करता है। माइनस प्लस जो डायरेक्शन बताएगा कि वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में इसके कारण है कि इस दिशा में, समझ गए ना? वो केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। इतना समझा? अब पी पॉइंट पे क्या निकालेंगे? पी पॉइंट पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। पी पॉइंट पे क्या निकालेंगे? परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो एक्चुअली में है क्या, जो वैद्युत क्षेत्र ये आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो सदिश राशियों में हम जनरल जोड़ घटाना की प्रक्रिया नहीं लगाते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। लेकिन जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखो एक इधर है एक इधर है, दोनों एक ही मतलब एक ही अक्ष के अनुदिश है और विपरीत दिशा में, तो वहां पर हम साधारण नियम लगा देंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर कहीं ऐसे होता, किसी एंगल पे होता, तब हम डायरेक्टली उसको घटा और जोड़ नहीं सकते थे, तो इसका हमें कंपोनेंट करके निकालना पड़ेगा। अभी आगे वाला पढ़ना है ना? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो डायरेक्टली घटा देंगे, काम बन जाएगा। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कोण जो है 180 अंश का है, तो ऐसे लगाते E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos ऑफ थीटा। पैरेललोग्राम आप फोर्स ऑफ क्लास 11 में पढ़े होंगे, वहां से cos ऑफ थीटा लगा के निकालते। लेकिन यहाँ पे वैसे काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला बना है ये 180 रखोगे ना, तो यही बन के आ जाएगा। E बराबर रिजल्टेंट परिणामी में E1 माइनस E2। ये जब आप 180 रखोगे थीटा का मान, तो यही फार्मूला बन के आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो है घटा देंगे परिणामी निकालने के लिए। देखो यहाँ पे परिणामी निकालना है, एक इधर जा रहा है E1 और इधर आ रहा है E2, तो हम लोग ज्यादा वाले में से कम वाले को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? परिणामी मिल जाएगा, क्योंकि इनकी दिशा क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पर ज्यादा कौन है, ये है या ये है बताओ? तो लिखेंगे यहाँ कौन सा बड़ा है बताओ? E2 बड़ा है, E1 बड़ा है? E1 बड़ा है। कैसे? जिस भिन्न का हर छोटा वो भिन्न बड़ा, और जिस भिन्न का हर बड़ा वो भिन्न छोटी, अंश सेम होने पर। तो अंश देखो दोनों का सेम है कि नहीं जी? क्यों यहाँ क्यों यहाँ? ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो R और L दोनों जुड़ रहे हैं। तो मान लो R की वैल्यू 15 है, L की वैल्यू 5 है, तो कितना आएगा? 10। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? 15 और ये जुड़ रहा है ना, तो 20 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? 15 माइनस 5, तो छोटा कौन है? अगर किसी संख्या में से कोई घटाई जाए तो वो छोटी होगी कि जोड़ी जाए तब? जब किसी संख्या से कोई संख्या घटाई जाती है तो संख्या छोटी हो जाती है, और अगर उस संख्या में कुछ जोड़ दिया जाए तो संख्या बड़ी हो जाती है। इसका मतलब इसका हर क्या है? इसका हर क्या है? इसका हर छोटा, इसका हर बड़ा। तो जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी होती है, तो बड़ी कौन सी होगी? E1 होगी। तो यहाँ पर E1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? E2। तब जब रिजल्टेंट निकालेंगे, अतः परिणामी P बिंदु पर, अतः P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बताओ? E बराबर E1 माइनस, घटा दो यहाँ से आप, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। समझा? इतना समझा? अब यहाँ पर जो कॉमन उसको कॉमन कर लो, ऊपर लिख लो, मैं इसको मिटा दे, इसको मिटा के ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है?
अरे बुक में दिया वो लिख देना है, क्या दिक्कत है, कहीं अलग से थोड़ा ना होता है। तो यहाँ पर क्या भी होता है, समझते जाओ आप हल कर सकते हो। यहाँ पर देखो क्यू इतना देखो दोनों में है कि नहीं, तो यहाँ पर काम हो क्यू अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको और सरल सरल करते जाओगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के तिरछा गुणा हो जाएगा, हर बराबर करोगे ना तिरछा गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करो, इसी को सॉल्व करना है, तो ये बराबर कितना होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसका जब ब्रेक करोगे क्या होगा आर स्क्वायर प्लस 2 आर एल, एल आर लिख दो जो भी लिखना हो, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, अब इसका ब्रेक करोगे क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस का 2। कहोगे सर जी ये दोनों प्लस में होगा ये माइनस में होगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, जब ब्रैकेट ओपन करोगे सारा साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका इसका दोनों का स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो आर माइनस एल और आर प्लस एल दोनों का स्क्वायर लिख सकते हो, इसका भी स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पे ई बराबर क्या आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब ये देखो ये दोनों जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या ये और ये, तो ये हो जाएगा 4 और ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर, ये तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अच्छा एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है, जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट वो किसके बराबर होता है P बराबर 2Q L, यही तो होता है। तो देखो इसमें है, यहाँ देखो यहाँ से 2L ले लो। अच्छा चलो एक स्टेप और कर देना, देखो Q से इसमें गुणा है कि नहीं, देखो Q से इसमें गुणा तो है, तो 4 को आप ऐसे लिख सकते हो 2QL इंटू, देखो L और Q का गुणा कर दिया, इसको 2 लिख दिया, तो अभी बचेगा क्या इंटू 2R। अरे वही चीज तो यार, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा Q इंटू L इंटू R, वही तो लिखा है। तो मैं इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि इसको डाइपोल मोमेंट लिखूंगा, है ना। और बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि P बराबर क्या होता बताओ 2QL, तथा यहाँ R इज मच मच ग्रेटर देन L, तब L इज टेंडिंग टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो R की वैल्यू है, देखो ये दूरी क्या है, दोनों मैं बताया था वैद्युत द्विध्रुव आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है बहुत अल्प होती है। तो अगर 2L बहुत कम है तो L तो उससे और भी कम होगा कि नहीं होगा। तो R की तुलना में R देखो इतना बड़ा है, R की तुलना में देखो R की तुलना में L बहुत बहुत कम है, R की तुलना में L बहुत बहुत कम है। तो इसका मतलब L क्या है R की तुलना में लगभग जीरो है, टेंडिंग टू 0। तो कंडीशन क्या बनी यहाँ पे, इसको मिटा रहा हूँ, देखो यहाँ पे कंडीशन आपकी ये बन जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू, अच्छा इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं P इंटू 2R अपॉन में क्या हो जाएगा
यल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1/4πε0 के इंटू 2p आर अपॉन का आर की पावर 4, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/4πε0 के इंटू अपॉन आर क्यूब। और यदि मैं कह दूं कि यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा जो है, यही जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा है वो किसी परावैद्युत माध्यम में ना होकर के निर्वात अथवा वायु में रखा हो, है ना। अभी इसको किस में रखा था, किसी अचालक पदार्थ में रखा था, है ना। अब यही हमारा क्या हो जाए, निर्वात अथवा वायु में हो जाए। तो जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव किसमें होगा, निर्वात अथवा वायु में होगा, तो ऐसे लिखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के बराबर क्या लेंगे 1 ले लेंगे, तो बनेगा क्या E बराबर 1/4πε2p अपॉन आर क्यूब। ये हमारा क्या बनेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझा। तो यही हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में या कह दे अंदर स्थिति में, समझा।